नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम बात करेंगे लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। भूमि, मृदा जिसे मिट्टी बोलते हैं, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन के बारे में। देखिए, संसाधनों के बारे में फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ। रिसोर्सेज के बारे में, रिसोर्सेज क्या होते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में बताया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जा करके देख लेना। ये जो वीडियो रहेगा, इसमें देखिए हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करें। ये जो आपका चैप्टर है पूरा का पूरा, ये 2 पार्ट में आपका कंप्लीट हो पाए, क्योंकि लेंथी चैप्टर है, एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वीडियो है इसका, ठीक है। सेकंड में हम पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे। अगर आप हिंदी इंग्लिश में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको टर्म बताता हुआ चलूँगा। पीडीएफ जरूर आपकी हिंदी में रहेगी। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का आपका कोई एग्जाम है, सिविल सर्विस का एग्जाम है, असिस्टेंट कमांडेंट का है, सीडीएस का है, एनडीए का है, या स्टेट पीसीएस के आपके एग्जाम है, एचसीएस है, आरएएस है, यूपी पीसीएस है, या अदर कोई एग्जाम है आपका जिसमें आपको बेसिक से एनसीईआरटी पढ़नी है, बेसिक से जीएस को समझना है और डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे साथ जुड़े रहें, तो सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी। तो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर जो है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। इसमें 2 स्टोरियों के माध्यम से आपको बता रखा है। लैंड के बारे में बताया, भूमि के बारे में बता रहा है, भूमि के अंतर के बारे में बता रखा है। पहली स्टोरी आपको दे रखी है यहाँ पर तंजानिया अफ्रीका के बारे में बता रखा है, माम्पा के द्वारा बताया हुआ है। दूसरा बताया हुआ है पीटर न्यूजीलैंड के द्वारा। पीटर जो न्यूजीलैंड में रहता है वहाँ पर ही बता रखा है। जैसे ये माम्पा के बारे में बता रखा है कि बहुत मेहनत करती है, घर से दूर जाना पड़ता है, उसके कारण अपनी माँ की उसमें काम में हाथ भी बटाती है, बकरियों की देखभाल करते हैं, लेकिन फिर भी जो गुजारा है उनके साल भर का गुजारा नहीं हो पाता उस जो खेतीबाड़ी जो एग्रीकल्चर से मतलब जो खेतीबाड़ी वो करते हैं इतनी मेहनत करने के बावजूद। दूसरा पीटर न्यूजीलैंड के बारे में जो बता रखा है कि वो भेड़ पालन करता है, अपने चाचा का काम में हाथ बटाता है, ठीक है। वो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक तरीके से अब खेती कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा लेते हैं। दोनों चीज़ों के बारे में बता रखा है। तो ये बताया हुआ है इन दोनों में अंतर क्यों है। माम्पा और पीटर का विश्व के वर्ल्ड का जो रीजन है वहाँ पर अलग अलग जगह पर रहते हैं, ठीक है। अलग अलग लाइफ स्टाइल है, अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो ये इनमें अंतर क्यों है? अंतर इसीलिए बता रखा है, एक तो लैंड की जो क्वालिटी है, ठीक है, लैंड की जो क्वालिटी, भूमि की जो गुणवत्ता है उसमें अंतर है, ठीक है, डिफरेंट है उसमें। दूसरा बता रखा है कि मृदा, वहाँ की जो सॉयल है, जो वाटर है, ठीक है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, उनके बारे में उसके हिसाब से इसमें अंतर है। जो वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा अच्छा कारोबार है, ठीक है। जो वैज्ञानिक जो देसी तरीके से खेती कर रहे हैं वहाँ पर नहीं है। कुछ वहाँ पर सॉयल का फ़र्क है, ठीक है, कुछ लैंड की क्वालिटी का फ़र्क है, कुछ वाटर रिसोर्सेज का फ़र्क है, बहुत तरह का अंतर है। उसके बारे में ये दोनों स्टोरी के आप इस हिसाब से आपको बता रखा है। दूसरी चीज़ आपको छोटा सा एक फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे वर्ल्ड का हम देखें तो विश्व की 90% जनसंख्या, जो पॉपुलेशन जो रहती है वो भूमि का, जो लैंड का एरिया आपका, उसके 30% भाग पर ही रहती है, ठीक है। 70% जो आपकी लैंड है वो पूरी की पूरी या तो विरल जनसंख्या है, वो बहुत कम रहते हैं वहाँ पर, या फिर पूरी तरह से वीरान है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है जहाँ पर अच्छी बसावट है, नदियों के आसपास जहाँ पर रहती है, जहाँ पर समतल भूमि है, जहाँ पर सारे रिसोर्सेस हैं, सारे के सारे संसाधन हैं, वहीं पर आपको पब्लिक का जो बसावट है वो ज़्यादा मिलेगी। जो पहाड़ी एरिया होगा जहाँ पर आपको मुश्किलात आएंगी लाइफस्टाइल को जीने में, तो वहाँ पर विरल जनसंख्या होगी। उसका रीज़न यही है। फिर आपको बताया हुआ है लैंड के बारे में, भूमि के बारे में आपको बता रखा है। लैंड के बारे में, लैंड क्या है? लैंड भी एक तरह का रिसोर्सेस है, संसाधन है, जो मैं आपको नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है। भूमि भी जिस पे हम रहते हैं, धरती जिस पे हम रहते हैं, जिसको लैंड बोलते हैं, ठीक है। जो आपकी पृथ्वी है, ठीक है, जो पृथ्वी ऊपर आपका क्रस्ट का एरिया है, ठीक है, भूप्रपट्टी जिसे बोलते हैं, उस पर लिथोस्फीयर, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं, इसको लैंड बोलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। भूपृष्ठ का 30% भाग पर भूमि है, आपको ये बात पता ही है। 30% पे भूमि आपकी लैंड है और 70% पे क्या है? वाटर है, ठीक है। महासागर है, ओशियन है, नदियाँ हैं, सारी चीज़ें आ जाएंगी। 30% के भी बहुत कम हिस्से पे हम रहते हैं, रहने लायक बहुत ही कम यहाँ पे बता रखा है। जैसे कि भूमि का बताया हुआ है, भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण अलग अलग है, जो मैं आपको ऊपर बता रहा था। जैसे कि ऊबड़ खाबड़ जगह है कोई, ठीक है, स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांता है, संभावित क्षेत्र, वहाँ पर मरुस्थलीय एरिया है, ठीक है, डिजर्ट का एरिया, वहाँ पर बहुत कम पब्लिक रहेगी, वहाँ पर लोग बहुत कम रहेंगे। पहाड़ी एरिया में बहुत कम रहेंगे, ऊबड़ खाबड़ है एरिया, ठीक है, वहाँ पर ऐसे बाढ़ आती है, वहाँ पर लोग बहुत कम रहेंगे, वीरान रहेंगे। जहाँ पर उर्वर मैदान होगा, उपजाऊ मिट्टी होगी, उपजाऊ मैदान होंगे, प्लेन एरिया होगा, नदियाँ घाटियाँ होंगी, ठीक है,
जहाँ पर जल का सिस्टम ठीक ठाक होगा वहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होगी, एग्रीकल्चर वहाँ पर खेती बाड़ी कर सकते हैं वहाँ पर लोग, तो वहाँ का जनसंख्या की बसावट ज़्यादा होगी। ये भूमि के उपयोग बता रखे हैं आपको, जैसे इसमें भूमि का उपयोग किस तरह से है। एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए करते हैं हम, रहने के लिए करते हैं, मकान बनाते हैं वहाँ पर। ये आपको रिवर का एरिया दे रखा है, ये चीज़ें आपको बता रखी हैं। दूसरी बात है भूमि का उपयोग आप किस किस तरह से करते हैं, लैंड यूज़ आपका किस किस तरह से होता है, ये आपको इसमें बता रखा है। लैंड यूज किस किस तरह से होता है, एग्रीकल्चर के लिए करते हैं हम, खेती बाड़ी करते हैं वहाँ पर, ठीक है। खनन माइनिंग के लिए कर लेते हैं, सड़क बनाते हैं, ठीक है, उद्योगों की इंडस्ट्री लगाते हैं वहाँ पर, आप अपना हाउस बनाते हैं, घर बनाते हैं। भूमि का उपयोग हम इस तरह से करते हैं। जो आपको ऊपर स्टोरी बता रखी थी माम्पा और पीटर की, परिवारों के भूमि का उपयोग विभिन्न तरीकों से अलग अलग आप बता सकते हैं। दूसरा बता रखा है कि भूमि का उपयोग में जो फिजिकल फैक्टर हैं, भौतिक कारक हैं, वो निर्धारित करते हैं अलग अलग। क्या है फिजिकल फैक्टर, एक तो आपकी वहाँ की जो स्थलाकृति है, ठीक है, टोपोग्राफी जिसको बोलेंगे, टोपोग्राफी, सॉयल वहाँ की कैसी है, मृदा मिट्टी वहाँ की कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मिनरल वहाँ पर कैसे कैसे हैं, ठीक है, जल की उपलब्धता, वाटर रिसोर्सेज हैं या नहीं है। तो मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या है, टेक्नोलॉजी है, भूमि उपयोग के प्रतिरूप में महत्वपूर्ण निर्धारक है। इस हिसाब से हम भूमि का उपयोग करते हैं। ये फिजिकल फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं इस हिसाब से भूमि का उपयोग करने पर, ठीक है। जहाँ पर सॉयल अच्छी होगी, मिट्टी अच्छी होगी, ठीक है, वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए खेती बाड़ी अच्छी होगी, वहाँ पर बसावट आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। जहाँ का क्लाइमेट अच्छा होगा वहाँ पर पब्लिक रहेगी, उसी हिसाब से करेगी। जहाँ पर मिनरल होंगे वहाँ पर माइनिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। जहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा वहाँ पर दूसरी तरह का सिस्टम होगा। दूसरी चीज़ आपको बता रखी कि अगर आप इस हिसाब से देखें, स्वामित्व के हिसाब से देखें, ओनरशिप के हिसाब से देखें, अगर आप ओनरशिप के हिसाब से देखें तो भूमि दो तरह की होगी, एक तो प्राइवेट लैंड होगा। अगर आप ओनरशिप के हिसाब से देखें तो भूमि आपकी दो तरह की होगी ओनरशिप के हिसाब से। एक तो आपका प्राइवेट लैंड हो गया, प्राइवेट लैंड हो गया, दूसरा आपका हो गया, ठीक है, दूसरा आपका सोसाइटी का हो गया, ठीक है। एक तो आपका प्राइवेट लैंड हो जाएगा, दूसरा का कम्युनिटी को हो जाएगा, कम्युनिटी लैंड हो जाएगा, कम्युनिटी लैंड हो जाएगा, ठीक है। प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड यानी कि निजी भूमि, या आपकी निजी भूमि होगी, ठीक है, जो निजी व्यक्तियों के पास होते हैं। किसी एक व्यक्ति के पास है, आपके घर का जहाँ पर आपका घर बना हुआ वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है आपकी, ठीक है, निजी भूमि है आपकी जहाँ पर आप रहते हैं। दूसरी होती है जिसको हम सामुदायिक भूमि, जैसे कि कम्युनिटी लैंड होती है, ठीक है, कम्युनिटी लैंड जो सबके लिए उपयोग में होती है, जिसको हम गांव देहात में शामलाट बोल देते हैं। शामलाट आपने नाम सुन भी रखा होगा, इसे हम शामलाट बोल देते हैं। वो सभी के लिए होती है, ठीक है। एक आपकी प्राइवेट भूमि हो जो आप खुद आपकी है, दूसरी आपकी सामुदायिक भूमि होगी, ठीक है, जो आपकी कम्युनिटी लैंड हो गई। तो दूसरी जो सेकंड है उसमें क्या होता है, चारा के लिए हो जाती है, फल लगाया जाता है वहाँ पर, नट औषधियाँ बूटियाँ, या सबके लिए खेल के मैदान होते हैं, सब तरह से होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी शामलाट भूमि आ जाती है। सो सभी के उपयोग के लिए होती है। प्राइवेट हो गई आपकी, निजी हो गई, सिर्फ आपकी पर्सनल होगी। जो सामुदायिक भूमि है इसे उन्होंने साझा संपत्ति संसाधन भी से बोल रखा है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो ये दोनों जो भूमि उपयोग मैंने आपको बता दिया। दूसरा है भूमि किस दो तरह से होती है, प्राइवेट होगी और कम्युनिटी वाली होगी, ठीक है। फिर इसमें बता रखा है कि जैसे जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। ये आपको पता है, भूमि जो है वो लिमिटेड ही रहेगी, भूमि तो बढ़ नहीं सकती, ठीक है। उसकी गुणवत्ता में स्थान के अनुसार उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी में अंतर आता रहता है, उसकी क्वालिटी में अंतर आता है। लोगों ने क्या किया कि भूमि जो लैंड है, जो कम्युनिटी लैंड है, उसको व्यापारिक क्षेत्र बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नगरीय क्षेत्रों की तरफ हमारा विकास हो रहा है, घर बनाने में, ठीक है। अनाधिकृत हस्तक्षेप, अवैध कॉलोनियाँ बसा रहे हैं। इस तरह से भूमि के उपयोग आपको दिखा रखे हैं, आगे आपको मैप से बहुत अच्छे से समझा रखा है। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है जो आपका निम्नीकरण है वो बढ़ रहा है, भूमि का नुकसान हो रहा है, भूस्खलन, लैंडस्लाइड हो रही है, मृदा का अपरदन हो रहा है, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे तरह से नुकसान हो रहे हैं। इसको बचाने के लिए पर्यावरण की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ये आपको मैप से बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। जैसे फर्स्ट में आपको सिंपल दिखा रखा है, ये आपके खेत हैं, किसान जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर सादा गांव बसा हुआ है, ऐसी ऐसी चीज़ें। फिर सेकंड में थोड़ा सा आपको टेक्नोलॉजी आ गई, ट्रैक्टर आ गया, यहाँ पर आपके वैसे मकान बन गए, एग्रीकल्चर आपका ये हो गया, यहाँ पर फिर मकान बन गए, यहाँ पर ये आपका फॉरेस्ट एरिया दिख रहा है, यहाँ पर ये कम हो गया। उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे ये फिर मकान, ये आपका पार्क बन गया, यहाँ पर खेती बाड़ी के लिए ज़मीन ख़त्म हो गई। जैसे जैसे शहर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये देखिए ये शहर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये चीज़ इसमें आपको मैप से समझाई हुई है,
ये आपको मैप से बहुत अच्छे से समझा रखी है कि जैसे जैसे हम भूमि का उपयोग इस तरह से करते जा रहे हैं, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो भूमि है, जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम होता जा रहा है। वनों के कारण ये भूमि का निम्नीकरण है जो बढ़ता जा रहा है, भूमि का नुकसान होता जा रहा है एक तरह से। ये चीज़ आपको इसमें समझा रखी है। फिर भूमि संसाधन का संरक्षण हमें कैसे करना चाहिए भाई, इसको बचाने के लिए रिसोर्सेस आपको बता रखा है, कंजर्वेशन तो होना चाहिए, भूमि संसाधनों का संरक्षण तो करना चाहिए। जो आपकी बता रखी है फॉरेस्ट लैंड बता रखा है, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड है, व्यापक पैमाने पर नुकसान हो रहा है जनसंख्या, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या, इस पर भी रोक लगानी चाहिए। इसमें बता रखा है कि प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। ये आपका जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये ख़त्म होने का डर पैदा हो, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसकी डिमांड बढ़ेगी तो जो आपकी फॉरेस्ट की लैंड है, जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वो कम होगी, उसकी जगह आपकी बिल्डिंगें बनेंगी, उसकी जगह आपकी फैक्ट्री आएंगी, ये सब चीज़ें आएंगी, तो इनकी तरफ से पॉल्यूशन होगा तो नुकसान होगा। ये चीज़ें आपको इसमें बता रखी हैं, इसलिए वनाश की दर बढ़ती हुई जा रही है। जैसे वनारोपण लगाना चाहिए, आपको पेड़ लगाना चाहिए, भूमि उद्धार के लिए सुधार के रासायनिक जो कीटनाशक है इनका प्रयोग कम करना चाहिए, ठीक है। जो आपके ये हैं इन कीटनाशक हैं यानी कि केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं और फर्टिलाइजर्स हैं, इनका प्रयोग हमें कम करना चाहिए और उर्वरकों का विनियमित उपयोग करना चाहिए, अतिचारण को रोकना चाहिए। आदि भूमि को संरक्षण के कुछ सामान्य तरीके हैं जैसे ये बता रखे हैं इसमें। भूमि संरक्षण के उपाय आपको सिंपल तरीके से इसमें बताए हुए हैं। यहाँ भूमि लैंड वाला काम खत्म हो गया। उसके बाद सेकंड इसमें चीज़ बता रखी है आपको मृदा की। सेकंड चीज़ आपको बता रखी है मृदा की, जिसे हम सॉयल बोलते हैं। लैंड का आपको पता चल गया, जैसे लैंड है कोई भी तरह की पहाड़ी एरिया भी हो सकता है, समतल मैदान भी हो सकता है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ ऐसे ऊंचा नीचा भी हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर एक पतली सी परत होती है, ठीक है, पतली सी एक परत होती है। आपने देखी होगी आपके पैरों को चलते हुए नीचे जो परत आती है, पतली सी एक लेयर होती है, उसको हम सॉयल बोलते हैं, उसको हम मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। जो थिन लेयर होती है, जैसे कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की आवरण की पतली सी परत होती है, इसे हम मृदा बोलते हैं, यानी कि मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको बता रखा है कि जो आपके सरफेस में ऊपर की तरफ रहती है इसको मिट्टी बोलते हैं। आपको ये बताया कि भूमि की निकटता से जुड़ी रहती है, ठीक है, इतनी पतली सी लेयर होती है, ये पतली सी लेयर होती है। फिर आपको मैप से बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा देता हूँ, जिसमें बता रखा है। ये देखिए ये लैंडस्लाइड है जो मैं आपको बता रहा था, ऊपर भूस्खलन, जिसे हिंदी में भूस्खलन बोलते हैं, इंग्लिश में से लैंडस्लाइड बोलते हैं। ये मैप से आपको बहुत अच्छे से बता रखा है लैंडस्लाइड कैसे होती है। ये आपका पहाड़ी एरिया है, ये सड़क जा रही है यहाँ पर, या सड़क ना भी हो तो ये लैंडस्लाइड, ऐसे पहाड़ ऐसे खिसकना, इसको ज़मीन का, चट्टान का, मलबे का ऐसे खिसक जाना, नीचे की तरफ बढ़ जाना, ऐसे ऐसे गिर जाना, ठीक है। इसकी तरफ से आपके रास्ते भी बंद हो जाते हैं, नदियों का जो बहाव है वो रुक जाता है, बाढ़ का एरिया बन जाता है वहाँ पर, ठीक है। रास्ते आपके नुकसान हो जाता है, बिल्डिंग को नुकसान होता है, पब्लिक को नुकसान होता है, उसकी चपेट में बहुत सारे आ सकते हैं। ये भूस्खलन है, आपका लैंडस्लाइड है। इसको रोकने के लिए फिर चीज़ें बता रखी हैं कि इसको रोकने के लिए क्या 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 करना चाहिए। इसको रोकने के लिए आप ऐसे प्रतिरोधी दीवार बना सकते हो, ऐसे ऐसे करके इसको रोक सकते हो, सड़कों के किनारे प्रतिरोधी दीवार बना सकते हो, पेड़ लगा सकते हो इसको रोकने के लिए, क्योंकि पेड़ मिट्टी का जो है उसको, जो निम्नीकरण है उसको बढ़ने से रोकते हैं। तो हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे थे, सॉयल की बात कर रहे थे। सॉयल में देखिए आपकी 4 लेयर होती हैं। सॉयल जो है आपकी 4 लेयरों से मेन रूप से आपकी बनी हुई होती है, जो इसमें आपको देख रखा होगा। मैप आप अच्छे से देख लीजिए, इसमें आपको मैं एक एक चीज़ आपकी क्लियर करता हुआ चलूँगा। सबसे नीचे वाली लेयर है जहाँ पर आपका चट्टान है जिससे बनी हुई, देखिए जैसे ये मैं आपको बता दूँ अर्थ है, ये ऊपर का जो एरिया है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, ऊपर का, ये चट्टानी है, यहाँ पर चट्टानों से बना हुआ आपको पता है। और चट्टानें क्या है, प्लेटों से बनी हुई है। प्लेटों वाले में पिछले चैप्टर में आपको इस चीज़ें, जो 7th क्लास की आपकी एनसीईआरटी थी उसमें चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। जो रॉक्स हैं आपकी, रॉक्स आपकी 3 तरह की, इग्नियस रॉक है आपकी, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस है, सेडिमेंट्री है और मेटामॉर्फिक है। ये मैं आपको तीनों की तीनों क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। पहले इग्नियस बनती है, फिर उसकी सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक बनती है, ठीक है। इससे सीधी ये भी बन जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो ये आपको सिंपल से इसमें बता रखा है। जैसे पहले आपकी जनक चट्टान आ गई, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पेरेंट रॉक, जिससे इसका जन्म हुआ है, ठीक है, जिससे इसके ऊपर की जो परत है वो बनी है, जनक चट्टान इसे हम बोलेंगे। ये आपकी फर्स्ट लेयर होगी, ठीक है, फर्स्ट लेयर होगी। सेकंड लेयर ये वाली होगी, सेकंड लेयर होगी जिसमें अवशेष चट्टानी पदार्थ है, ठीक है।
वेदरिंग के बारे में मैं आपको वैसे पहले बता चुका हूँ। वेदर्ड रॉक मटेरियल है, ये आपका वेदर्ड रॉक मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। वेदरिंग क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, कोई भी चट्टान है, कोई भी रॉक है, उसमें जो टेम्परेचर के अनुसार परिवर्तन आता है, ठीक है, क्लाइमेट के अनुसार परिवर्तन आता है, टूट फूट होती है, उसका जो चट्टान का टूटना है, क्षय होना एक जगह पे, उसके रूप में बदलाव आना है, उसको हम अपक्षय बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। जैसे मैं आपको ये शब्दावली से आपको छोटा सा फैक्ट है आपको दे रखे है, अपक्षय टेम्परेचर में परिवर्तन आ गया, आपका क्लाइमेट तापमान में आ गया, ठीक है, तुषार है, पाला पड़ रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, पौधों की, प्राणियों की, जो जंतु है वहाँ पर, ठीक है, जो प्लांट हैं, ह्यूमस की जो मात्रा उसकी वजह से, मनुष्य के क्रियाकलाप की वजह से अनावृत शैलों का टूटना, ऊपर की तरफ शैलें टूट रही है, उसको क्षय होना, इसको हम अपक्षय बोलते हैं। शैलों की तोड़फोड़, मतलब कि सिंपल भाषा में बता दूं तो शैलों की जो तोड़फोड़ है ऊपर ले एरिया की, ठीक है, उसको हम अपक्षय बोलते हैं। वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी बदलाव आ सकता है, उसमें जो रॉक्स में बदलाव है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, इंसानों के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, पेड़ पौधों के, सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हो सकता है। जो थर्ड लेयर है, ऊपर वाली जो लेयर होती है थर्ड वाली, उसमें आपका आ जाएगा, इसमें बालू, गाद, क्ले आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा आपका, सब सॉइल आ जाएगी, एक तो उपमृदा आ जाएगी, ठीक है, विथ सैंड, सिल्ट आ जाएगा और क्ले आ जाएगा, सिल्ट आ जाएगा और क्ले आ जाएगा, ठीक है। सबसे नीचे आपकी मेन चट्टान आ गई, चट्टानी जनक चट्टान जिससे बनी है, दूसरे उसके ऊपर आपका वेदरिंग वाला एरिया आ गया, ठीक है। तीसरा आपका जिसमें बालू आ गया, गाद आ गया, मिट्टी, इस क्ले आ गई, ये सब चीज़। तीसरी ऊपर वाली जो लेयर आ गई जिसमें आप घास उगती हुई छोटी छोटी देखते हैं, इसमें आपको हो जाएगा ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा हो जाएगी, जिसमें टॉप सॉयल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। ह्यूमस के बारे में सबको पता होगा वैसे, ठीक है। ह्यूमस है जो पेड़ पौधों के जो टूटे हुए भाग होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें इसमें आ गई। फिर आपको ये आपके जो पूरा का पूरा बता रखा है, सॉयल प्रोफाइल है, मैं आपको बता दूं, सॉयल प्रोफाइल ये आपको बता ही दिया। इसमें लेयर है जो 4 तरह की होती है, क्लियर हो गया आपकी चीज़। उसके बाद इसमें बता रखा है कि मृदा में जो आपकी सॉयल में जो है, जो आपकी सॉयल फॉर्मेशन है, उसमें बता रखा है फैक्टर ऑफ सॉयल फॉर्मेशन है, इसमें किन किन चीज़ों की वजह से बदलाव है, किस किस की वजह से किस किस तरह से प्रभावित होते हैं, प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं इसके, इसमें चीज़ें बता रखी हैं। जैसे कि जो जनक शैल है, जो आपकी पैरेंट रॉक है, जो आपकी पेरेंट रॉक है, इसकी वजह से इसमें क्या क्या बदलाव होंगे। इसका जो कलर है इसकी वजह से होगा कलर, इसका जो टेक्सचर है, ठीक है, इसकी वजह से होगा जो इसमें केमिकल प्रॉपर्टी है, रासायनिक गुण धर्म है, इसकी वजह से होगा, ठीक है। जो इसमें मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स हैं जो इसमें कंटेंट है, ठीक है, पारगम्यता निर्धारित करती है, ये आपकी करती है जनक शैल, पेरेंट रॉक, इसकी वजह से होगा। जैसे कि काली मिट्टी कहाँ होती है, काली मिट्टी जहाँ पर आपकी इग्निस रॉक होगी, काली मिट्टी वहीं पर होगी जहाँ पर आपकी इग्निस रॉक होगी, उससे बाद बेसाल्ट, बेसाल्ट से फिर आपकी काली मिट्टी बनती है। तो आपका जो कलर है, टेक्सचर है, जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, मिनरल्स है, वो आपकी पेरेंट रॉक की वजह से है, इसकी वजह से। सीधे के सीधे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरी चीज़ इसमें बता रखी है जो आपकी रिलीफ है, ठीक है, जो आपकी रिलीफ है, उच्चावच है, सो ऊंचा नीचा, ठीक है, तुंगता है, ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ये इसकी वजह से है। फिर आपको बता रखा है ये वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव और ह्यूमस के निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, इसमें ह्यूमस की मात्रा कितनी होगी उसी हिसाब से ये वहाँ की जो वनस्पति है, जो प्राणी जात है, जो जंतु है, जीव। देखिए ह्यूमस में आपके जो आपके फ्लोरा एंड फोना है, यानी कि जो आपका वनस्पति जात है जिसमें पेड़ पौधे आ गए, आपके जो प्राणी जात हैं जिसमें सूक्ष्म जीव जंतु आ गए, आपके उनके मरे हुए सूक्ष्म जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के टूटे हुए जो भाग होते हैं, उन्हीं से आपकी ह्यूमस बनती है, उसको ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस का निर्माण होता है, ठीक है, जो जैव होते हैं, ठीक है। फिर आपका ये बता दिया क्लाइमेट, क्लाइमेट से क्या होगा इसमें, क्लाइमेट से होगा इसमें तापमान, वर्षा और अपक्षय कैसा है, इसमें ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये इसी क्लाइमेट से ही प्रभावित होगी सारी की सारी चीज़ें आपकी। टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस एंड रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, ह्यूमस का भी इसमें रोक रहेगा। जैसे ही वहाँ पर क्लाइमेट होगा वैसे ही वहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, वैसे ही वहाँ पर सूक्ष्म जीव जंतु होंगे। वर्षा पे डिपेंड करेगा,
ठीक है। वर्षा वहाँ की कैसी होगी, क्लाइमेट से डिपेंड करेगा, टेम्परेचर वहाँ का कैसा होगा, और अपक्षय वहाँ का कैसा, ये भी क्लाइमेट से ही होगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर उसी हिसाब से सारी चीज़ें डिपेंड होगी। फिर है आपका टाइम। टाइम से क्या होगा, टाइम से है जो आपकी सॉइल की प्रोफाइल है, समय से मृदा परिच्छेदिका की मोटाई, डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, इसकी मोटाई निर्भर करेगी इस पर। टाइम से जितना टाइम होगा इस हिसाब से इसकी मोटाई निर्भर करेगी, ठीक है। तो ये आपको 5 फैक्टर बता दिए, ये इसके 5 फैक्टर हैं इसको प्रभावित करने वाले। जो आपकी मेन रॉक है जिससे ये बनी है, पेरेंट रॉक जिसको बोल रहे हैं, उसके हिसाब से इसका कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें होंगी। सेकंड है आपका रिलीफ, उच्चावत से आपकी तुंगता ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करेगी, ठीक है। इसका जो आपका एल्टीट्यूड है, स्लोप है, डिटरमाइंस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। थर्ड है जो आपका वहाँ का वेजिटेशन है, फ्लोरा एंड फौना है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये 3 चीज़ें आपके वहाँ के ह्यूमस को निर्धारित करेंगे। फिर आपका क्लाइमेट है जो वहाँ का ह्यूमस को भी निर्धारित करेगा और वहाँ के अपक्षय को भी निर्धारित करेगा, वेदरिंग को भी प्रभावित करेगा। टाइम है इसकी मोटाई को करेगा। ये पाँचों की पाँचों चीज़ें आपकी फैक्टर हैं इसकी। और इसकी लेयर कितनी है आपकी, 4 है, जो चारों के चारों मैं आपको इसकी लेयर बता चुका हूँ। ये आपके समझ में आ गया चीज़ें। उसके बाद है मदर निर्माण कारक, जो मैं आपको अलग अलग बता चुका हूँ आगे। निर्माण के कारक में वैसे इसने यही चीज़ें इसमें आपको बता रखी हैं। जनक शैल का रूप कैसा है वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। जनक शैल का आपका रूप कैसा है वो सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं आपको। दूसरी चीज़ आपको इसमें बता दी है, ठीक है, मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप आपका कैसा है, जलवायु आपको वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, जय पदार्थों की भूमिका कैसी है, वही ह्यूमस की मात्रा आ जाएगी, मृदा निर्माण के संगठन में सब कितना टाइम लगा है, जो ऊपर हमने पाँचों के पाँचों फैक्टर किए, सारी की सारी चीज़ें वही हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी वही हैं। फिर आपको ये बता रखा है कि मृदा को निम्नीकरण है जो, ठीक है, डिग्रेशन है, मृदा का निम्नीकरण, इसको बोलते हैं डिग्रेशन। इस हिंदी में से निम्नीकरण बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिग्रेशन है। मृदा का निम्नीकरण, डिग्रेशन कैसे होता है। दूसरा, इसके संरक्षण के उपाय क्या हैं, कंजर्वेशन कैसे करना है, इसके संरक्षण के उपाय कैसे हैं। पहले इसमें बता रखा है कि मृदा का जो अपर्दन है, जो क्षीणता है, यानी कि जो निम्नीकरण है, डिग्रेशन है, उससे नुकसान है, ठीक है। उसके 2 मुख्य खतरे हैं, एक तो मानवीय है इंसानों की तरफ से, दूसरा है नेचुरल प्रकृति की तरफ से। इसकी वजह से जो मृदा का है, जो है सॉइल का निम्नीकरण होता है, सॉइल का डिग्रेशन होता है, ठीक है। पहला तो आपको बता रखा है मृदा निम्नीकरण में सहायक भूमिका है, जैसे कि वनों का कटाव है, वनोन्मूलन है, वनों का अत्यधिक कटाव है तो उसकी जड़ कमजोर हो जाएगी मृदा की, उसका अपर्दन होगा, ठीक है। एक दन अपर्दन निक्षेपण 2 तरह से होगा, एक अपर्दन होगा निक्षेपण, अतिचारण है। फिर रासायनिक उर्वरक हैं और कीटनाशक हैं, ठीक है। रासायनिक उर्वरक हैं, हद से ज़्यादा आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करोगे, जो खेती बाड़ी में प्रयोग करते हैं, और कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे, अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो इससे नुकसान होगा, इससे जो मृदा है उसको नुकसान होगा, ठीक है, डिग्रेशन होगा, उसका नुकसान हो जाएगा उससे बहुत ज़्यादा। वनों का अत्यधिक कटाव होगा, रासायनिक उर्वरकों का खेती बाड़ी में प्रयोग करोगे, कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग करोगे, जैसे कि यूरिया, ये सब चीज़ के ये रासायनिक उर्वरक हैं वो यूरिया वगैरह, तो उससे उसका नुकसान होगा। फिर है जो नेचुरल तरीके से होगा, जैसे वर्षा का दोहन है, भूस्खलन, लैंडस्लाइड है और बाढ़ है, ये नेचुरल है, ये आपके आगे प्राकृतिक कारक हो गए, नेचुरल हो गए। और जो पहले वाले हैं, वनोन्मूलन है, अतिचारण है, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, ये आपके हो गए मानवीय रूप से, जो इंसानों के द्वारा किए जाते हैं। तो 2 तरह से जो सॉइल है उसका नुकसान होता है, 2 तरह से आपका सॉइल का नुकसान होता है, जो इसमें बता रखा है। फिर आपको बता रखा है कि आप इसे कैसे बचा सकते हैं, कैसे कैसे मृदा संरक्षण की वो विधियाँ आपको बता रखी हैं। पहली आपको बता रखी है मल्च बनाना, मल्चिंग जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में से मल्चिंग बोल देंगे, ठीक है। पौधों के बीच में अनावृत भूमि को जैव पदार्थ जैसे कि घास फूस से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकती रहती है, इससे जो उसका मॉइस्चर है वो रुक जाता है, जो उसका मॉइस्चर है वहीं पर रुक जाता है, इससे उसका निम्नीकरण नहीं होता। पहले तो आपको मल्च बनाने के बारे में बता दिया। दूसरा आपको बता दिया वेदिका फार्म। वेदिका फार्म क्या है, ये आपको पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जैसे कि पहाड़ी एरिया है, ऐसे ऐसे इसमें जल नीचे की तरफ जाएगा तो इसका अपर्दन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा निम्नीकरण हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मिट्टी यहाँ से घुल के आगे चले जाएगी। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये किया जाता है जैसे ये ऐसे ऐसे लेयर बना दी जाती है इसमें, ताकि यहाँ तक समतल रहे, फिर आगे यहाँ तक समतल रहे, फिर आगे ऐसे ऐसे करके समतल, ऐसे 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 सीढ़ी नुमा बना दिया जाता है ऐसे।
ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैप में, अगर आप देखोगे बहुत अच्छे से आपको लेयर ऐसे ऐसे करके लेयर दिख रही है, ताकि इसका कटाव कम हो। ठीक है, तो वेदिका फार्म इसको बोलते हैं, इसको हम वेदिका फार्म बोलते हैं। ये चीज़ इसमें बता रखी है। ठीक है, इसमें वेदिका फार्म इसको बोलेंगे। दूसरा आपको बता रखा है कि समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है, समोच्च रेखीय आपको जुताई बता रखी है, इसके बारे में बता रखा है। इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज़ हो जाती है कि जैसे कि एक पहाड़ी की ढाल पर आप जाओगे, इसमें जो आपको समानांतर जुताई है वो अलग तरीके से की जाती है। जैसे कि पहाड़ी की ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के साथ एक प्राकृतिक अवरोधक का काम करती है। ये आपको मैप से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके। ये जुताई इस तरफ से कर रखी है, ये इस तरफ से कर रखी है, ताकि पानी का बहाव ज़्यादा ना हो। उसी हिसाब से आपको ये चीज़ें बता रखी हैं। फिर तीसरा है रक्षण मेखलाएँ। ये भी आपको मैप से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जहाँ पर जो विंड है वो बहुत ज़्यादा चलती है, पवन की गति जहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वहाँ पर ये चीज़ें लगाई जाती हैं। जैसे कि तटीय प्रदेशों में आप जाओगे, ठीक है, कोस्टल रीजन में आप जाओगे, ड्राई रीजन में आप जाओगे, वहाँ पर पवन की गति, जो विंड की गति है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। उसको रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा का आवरण को बचाया जा सके। ऐसे ये आपको मैप से बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं। उसके बाद है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। इसमें क्या होगा, समोच्च रेखीय रोधिकाओं को बनाने के लिए पत्थरों से, घास से, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं बनाने के लिए रोधिकाओं के सामने जल को एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा है चट्टान बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, रॉक डैम जिसको हम बोलेंगे, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे नालियों की रक्षा की जाती है और मृदा की क्षति को रोकने के लिए रोकते हैं। फिर आपको बीच में फसल उगाना, ये तो बहुत जगह बनाई जाती है चीज़। जैसे वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें एकांतर में उगाई, मतलब कि साथ साथ में अलग अलग फसलें उगाई जाती, एक ही तरह की फसल नहीं लगाई जाती। तो इससे हम मृदा का जो निम्नीकरण है उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, मृदा का जो निम्नीकरण है, डिग्रेडेशन है, उसको हम रोक सकते हैं इस तरह से। तो ये चैप्टर हम यहीं तक करेंगे। उसके बाद हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो इससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट ये यहाँ तक जो आपका कंप्लीट हो। सेकंड पार्ट में हम पूरे के पूरे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।